काइनेटिक एनर्जी का जो समेशन है दैट विल बी ए कांस्टेंट वैल्यू, बिकॉज यहाँ पे देखिए काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी था, तो पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल भी जीरो है, फाइनल भी जीरो है, तो ओनली बचा क्या, काइनेटिक एनर्जी। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि क्या ड्यूरिंग कोलिजन कैन यू से कि आपका काइनेटिक एनर्जी विल बी कंजर्व्ड, हेड ऑन कोलिजन आपकी कैसे भी हो सकती है, 1D में हो सकती है, 2D में हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि एक ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट में रहता है और दूसरा ऑब्जेक्ट इसको स्ट्राइक करता है सेंटर टू सेंटर। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। दिस इज दीपक मारा। इस वीडियो में हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि आपका कोलिजन। तो बेसिकली हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि अगर आपके दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से स्ट्राइक करते हैं या फिर कोलाइड करते हैं तो आप उनके मोशन को कैसे एक्सप्लेन करोगे आफ्टर द कोलिजन, राइट। तो स्टार्ट करते हैं कोलिजन। तो बेसिकली पीछे की कुछ वीडियोस में हमने आपका बेसिकली देखा कि आपका जो कंजर्वेटिव फोर्सेस है उनके केस में क्या होता है, आपका मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहता है। इट मींस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी दैट विल ऑलवेज बी ए कांस्टेंट क्वांटिटी, राइट। सिमिलरली जब हमने लॉज ऑफ मोशन देखे थे वहां पे न्यूटन सेकंड लॉ में हमने चेक किया कि आपका जो एक्सटर्नल फोर्स अगर सिस्टम के ऊपर एक्ट नहीं करता है, इन दैट केस योर मोमेंटम और यू विल से लीनियर मोमेंटम विल बी कंजर्व्ड फॉर द सिस्टम। तो इन दोनों चीजों का हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे और कोई भी प्रॉब्लम आपकी कोलिजन की दी हो उसको क्या करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे और चेक करेंगे कि किस तरीके का मोशन हो रहा है इंडिविजुअल पार्टिकल का आफ्टर द कोलिजन, राइट। तो बेसिकली देखिए कोलिजन कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, लेकिन हम सिंपलेस्ट केसेस को डिस्कस करेंगे ताकि आपके ये समझ में आ जाए कि किस तरीके से आप जो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी है और जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है वो कब अप्लाई करोगे, कैसे अप्लाई करोगे और किन किन केसेस में ये एप्लीकेबल होता है, किन केसेस में ये एप्लीकेबल नहीं होता, और कोलिजन्स कितने तरीके की होती हैं वो भी हम इस वीडियो में काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली देखिए कोलिजन में बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। इट कैन बी ए 2D प्रॉब्लम, 3D प्रॉब्लम, बट हम सबसे पहले 1D प्रॉब्लम से स्टार्ट करेंगे, देन वी विल मूव टू 2D प्रॉब्लम्स, राइट। तो ये हम बेसिकली यहाँ पे देखेंगे। लेकिन जब हम प्रॉब्लम्स पे मूव करेंगे तो हम देखेंगे कि डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम यू विल सी इन द प्रॉब्लम्स। So it will be more easy to solve those problems after doing this basic collision problems, right? Okay, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि बेसिकली जब दो ऑब्जेक्ट्स कोलाइड करते हैं तो उनके बीच होता क्या है बेसिकली, राइट। तो देखिए जब दो ऑब्जेक्ट कोलाइड करेंगे हम सिंप्लिसिटी के लिए उन दोनों ऑब्जेक्ट्स को क्या करते हैं, स्फेरिकल शेप में कंसिडर करते हैं, बिकॉज दैट्स ए सिमेट्रिक शेप। और जब सिमेट्रिक शेप होगा तो किसी और तरीके का कॉम्प्लिकेटेड मोशन नहीं होगा, लाइक रोटेशन हो गया, बाकी सब चीजें नहीं होगी। हम ओनली ट्रांसलेशनल मोशन को ही कंसीडर करेंगे। सो इट इज इट्स बेटर दैट वी कंसीडर द पार्टिकल्स टू बी स्फेरिकल बॉल्स, राइट। तो डेली लाइफ में आप चेक करते हो, कैरम बोर्ड खेलते हो तो कैरम में जो है स्फेरिकल आपके रहते हैं। सो बिलियार्ड बॉल्स जो है उसके अंदर भी ऐसा ही रहता है आपका, राइट। तो बेसिकली वो चीजें हैं। तो मान लीजिए आपकी दो बॉल्स हैं, अगर वो स्ट्राइक कर रही हैं तो उनके बीच क्या चीज होगी, क्या प्रोसेस होगी, उसको सबसे पहले डिस्कस करते हैं, राइट। तो देखिए मान लीजिए एक बॉल हमारे पास यहाँ है और दूसरी बॉल यहाँ है, तो इसका मास m1 होगा, इसका क्या होगा m2 होगा। मान लीजिए ये v1 वेलोसिटी से मूव कर रही है, v2 से कर रही है, और मान लीजिए v1 इज ग्रेटर देन v2, तो वो दोनों कोलाइड करेंगे बेसिकली, राइट। अब देखिए जब कोलिजन जब होता है, ड्यूरिंग कोलिजन क्या होता है कि ये जो बॉल है ये स्फेरिकल है, राइट। तो एक डेल्टा t टेंड्स टू 0 एक वेरी स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता क्या है, बेसिकली आपका जो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है ना ये क्या हो जाता है, डिफॉर्म हो जाते हैं दोनों ऑब्जेक्ट्स। तो ये वो टाइम है जिस टाइम पे क्या है दोनों स्ट्राइक कर रहे हैं, तो बेसिकली डिफॉर्म होगा। तो डिफॉर्म हो सकता है कि काफी कम अमाउंट में हो, ज्यादा हो, लेकिन यहाँ दिखाने के लिए हमने क्या किया कि इनको हमने थोड़ा ऐसे ओवल शेप में बना दिया। इट मीन्स यहाँ पे क्या है दोनों का शेप चेंज हो गया। नाउ अब आफ्टर कोलिजन देयर आर 2 केसेस। पहला केस क्या है कि ये दोनों ऑब्जेक्ट क्या है अपनी जो शेप है उसको रीगेन कर लेते हैं, राइट। तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे मूव करने लगे, ये मान लीजिए v1 प्राइम से, ये v2 प्राइम से आपके m1 m2 जो है वो आपके मूव करने लगे। इनका शेप जो है कंप्लीटली क्या हो गया, आप कह रहे हो रीस्टोर हो गया, राइट। इट मीन्स अगर हम इस प्रॉब्लम को थोड़ा एनालाइज करके देखें कि बेसिकली हो क्या रहा है, तो देखिए आप ये कह सकते हो कि मान लीजिए एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, स्प्रिंग टाइप में आप कंसिडर कर सकते हो, और यहाँ पे ये मान लीजिए ऑब्जेक्ट है। सिमिलरली एक ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे है और
ये भी स्प्रिंग से कनेक्टेड है, राइट। तो बेसिकली जैसे ही ये दोनों ऑब्जेक्ट स्ट्राइक करेंगे तो आपको देखने को क्या मिलेगा कि वहां पे ये जो स्प्रिंग है ना, इसके अंदर एक कंप्रेशन हो रहा है, राइट। कुछ इस तरीके से कंप्रेशन हो रहा है जैसे ही दोनों क्लोज आएंगे, और आफ्टर ए इंस्टेंट जब कोलाइड करके दोनों दूर जाएंगे तो बेसिकली होगा क्या कि दोनों आपस में कंप्लीटली अलग अलग हो जाते हैं, राइट। अब देखिए इस प्रॉपर्टी को बेसिकली हम क्या कहते हैं कि अपनी जो शेप है उसको क्या करना, रीगेन कर लेना, उसको रीस्टोर कर लेना अपनी शेप को। उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, इलास्टिक प्रॉपर्टी। तो ज्यादा हम डिटेल में इलास्टिक प्रॉपर्टीज और इनके बारे में ज्यादा हम आपके 9th चैप्टर में डिस्कस करेंगे, जहां पे हम इलास्टिसिटी को काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे, राइट। लेकिन फिलहाल के लिए समझना जरूरी है कि अगर यहाँ पे ऐसी कुछ प्रोसेस हो रही है, अगर हम इसको इक्विवेलेंट कंसीडर कर सकते हैं एक स्प्रिंग मास सिस्टम के हिसाब से कि दो स्प्रिंग थे और वो क्लोज आए, आफ्टर सम टाइम दे गेट सेपरेटेड, तो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए डेल्टा टी टेंड्स टू 0। आप यहाँ पे क्या देख पा रहे हो कि यहाँ पे कुछ काइनेटिक एनर्जी आपकी जो है दैट इज गेटिंग स्टोर्ड इन द पोटेंशियल एनर्जी, बिकॉज यहाँ पे देखिए यहाँ पे किन किन तरीके की एनर्जी है, आपकी काइनेटिक एनर्जी है और एक यहाँ पे स्प्रिंग मास सिस्टम हमने कंसीडर कर लिया, इट मींस यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी भी है और पोटेंशियल एनर्जी भी है। तो पोटेंशियल एनर्जी हम किस केस में डिस्कस करते हैं, जब हम कंजर्वेटिव फोर्स की बात करते हैं। तो बेसिकली स्प्रिंग इज एन एग्जांपल ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस, राइट। ओके, अब देखिए कंजर्वेटिव फोर्सेस है तो बेसिक सी बात है कि आपका काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी दैट्स गोइंग टू बी अ कांस्टेंट क्वांटिटी, राइट। ये आपका बेसिक रूल है। तो ये जो प्रॉब्लम है जिसके अंदर आपने देखा कि इलास्टिक प्रॉपर्टी आ रही है, कंप्लीटली दे आर सेपरेटेड, कोई डिफॉर्मेशन इसके अंदर नहीं है। तो बेसिकली ये चीज क्या है, यहां पे आप देखोगे कि नो डिफॉर्मेशन। तो इस कोलिजन को बेसिकली हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम इलास्टिक कोलिजन। तो इलास्टिक प्रॉपर्टी है, सो दैट्स व्हाई वी डिफाइन इट टू बी एज इलास्टिक कोलिजन। तो बेसिकली ये एक एग्जांपल है कोलिजन का, जहां पे क्या है इलास्टिक प्रॉपर्टी रहती है, द ऑब्जेक्ट्स आफ्टर कोलिजन दे कैन रीस्टोर देयर ओरिजिनल शेप, इट मींस देयर इज सम काइंड ऑफ स्प्रिंग मास सिस्टम। जब भी आप स्प्रिंग की बात करते हो इट इज ए कंजर्वेटिव फोर्स, इन कंजर्वेटिव फोर्सेस यू हैव मैकेनिकल एनर्जी टू बी कंजर्व्ड, राइट। अब दूसरी बात करते हैं, अब देखिए यहाँ पे दोनों ऑब्जेक्ट्स थे, अगर दोनों स्ट्राइक करेंगे तो बेसिकली फोर्स तो लगेगा ना। यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट के फोर्स लगाएगा और ये लगाएगा इधर की तरफ, तो एक हो गया F12 हो गया, एक F21 हो गया। न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहता है, दोनों फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड है दैट विल बी एग्जैक्टली इक्वल एंड अपोजिट। इट मींस ये जो फोर्सेस हैं ये इंटरनल फोर्सेस की तरह आपके एक्ट करेंगे। इट मींस यहाँ पे आप क्या कह सकते हो कि F एक्सटर्नल जो है इस केस में दैट इज इक्वल टू 0। अब F एक्सटर्नल 0 हो गया सिस्टम पे, इट मींस अगर ड्यूरिंग द कोलिजन आप किसी भी पॉइंट की बात करो तो आपका क्या होना चाहिए, मोमेंटम जो है लीनियर मोमेंटम की अगर हम बात करें दैट शुड बी कंजर्व्ड, राइट। तो यहां पे हमारा क्या आ गया कि डेल्टा P इज इक्वल टू 0, और यू कैन से दैट दिस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू कांस्टेंट एंड यू हैव P to be a constant value, right? अब P है ये आपका समेशन है, ये हमेशा आपको ध्यान रखना है, वेक्टर फॉर्म में आपको हमेशा लिखना है बिकॉज दिस मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और एनर्जी आपकी स्केलर क्वांटिटी है। बस आपको ध्यान रखना है कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी शुड बी इक्वल टू 0। ओके, सो बेसिकली जब भी आप बात करो इलास्टिक कोलिजन की, उस केस में आप क्या देखोगे, उस केस में आपको दो इक्वेशंस का यूज करना है। पहली इक्वेशन आपकी ये हो जाती है जिसमें मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन की बात करते हो, दूसरी इक्वेशन आपकी ये आ जाती है जो कि आपका मोमेंटम कंजर्वेशन। तो दोनों इक्वेशंस की हेल्प से अब आप इक्वेशंस के जो पैरामीटर्स के साथ हैं उनके साथ आप खेल सकते हो और प्रॉब्लम को जो है फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू आप सोल्व कर सकते हो यूजिंग दीज टू इक्वेशंस। और आफ्टर कोलिजन क्या होने वाला है, क्या वेलोसिटीज निकलने वाली है, वो सब आप निकाल सकते हो। तो ज्यादा डिटेल में हम इसको कब डिस्कस करेंगे, जब हम इलास्टिक कोलिजन को डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल हम समझना चाह रहे हैं कि आपका बेसिकली होता क्या है ड्यूरिंग कोलिजन। अब एक सवाल आपका और आएगा कि देखिए बिफोर कोलिजन ये वाला जो पोर्शन है दिस इज बिफोर कोलिजन, दिस इज ड्यूरिंग कोलिजन एंड दिस इज आफ्टर कोलिजन। तो तीन हमारे पास पोर्शन आ गए। अगर इस पोर्शन की अगर मैं बात करूं
जहां पे बिफोर कोलिजन है, यहां पे आपका पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 0, राइट। आफ्टर कोलिजन आपका क्या आने वाला है, यहां पे भी पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 0। अब यहां पे पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 0 क्यों कह रहा हूं मैं, बिकॉज यहां पे किसी भी तरीके का स्प्रिंग मास सिस्टम नहीं एक्ट कर रहा है। स्प्रिंग मास सिस्टम ओनली एक्ट कर रहा है ड्यूरिंग कोलिजन। तो ड्यूरिंग कोलिजन ही आपका काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी। इट डजंट मीन कि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 0 हो गया। यहाँ पे बेसिकली है क्या चीज, अगर इस पोर्शन की बात मैं करता हूं तो इस पोर्शन में काइनेटिक एनर्जी इज नॉन जीरो एंड पोटेंशियल एनर्जी इज नॉन जीरो, राइट। तो बेसिकली बहुत बार कंफ्यूजन क्या होता है स्टूडेंट्स के मन में, वो कहते हैं कि भी कोलिजन हो रहा है और एक सीधी लाइन में हो रहा है, किसी भी तरीके की पोटेंशियल एनर्जी इन्वॉल्व नहीं है, राइट। तो बेसिकली वो करते क्या है कि आपको कोलिजन से पहले का चीज पता है, कोलिजन के बाद का चीज पता है। तो बेसिकली हम उसमें करते क्या है कि यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पोटेंशियल एनर्जी आपका इनिशियल भी आपका 0 है और पोटेंशियल एनर्जी आपका फाइनल केस में भी 0 है। बट जब हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की डेल्टा टी टेंड्स टू 0 और ड्यूरिंग कोलिजन, राइट, तो ये मैं सिर्फ इसलिए लिखना चाह रहा हूं कि इसको हम थोड़ा रिलेट करता है। तो ड्यूरिंग कोलिजन वाले टाइम पे ये आपका क्या होने वाला है, ये आपका नॉन जीरो होने वाला है, राइट। तो हमें तो सिर्फ इन दो स्टेट्स की बात करनी है, इनिशियल स्टेट हमें पता है, फाइनल स्टेट निकालनी है, ड्यूरिंग कोलिजन का हमें कोई मतलब नहीं है। तो बेसिकली स्टूडेंट क्या करते हैं कि हाँ ये वाला 0 है, ये वाला 0 है, तो हम डायरेक्टली क्या कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी का जो समेशन है दैट विल बी ए कांस्टेंट वैल्यू। बिकॉज यहां पे देखिए काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी था, तो पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल भी 0 है, फाइनल भी 0 है, तो ओनली बचा क्या, काइनेटिक एनर्जी, राइट। अब ये तरीका बिल्कुल सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि क्या ड्यूरिंग कोलिजन कैन यू से कि आपका काइनेटिक एनर्जी विल बी कंजर्व्ड, राइट। अगर आपको पूछा जाए कि भाई यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी आपने निकाल ली, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी निकाल ली और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या इक्वल होंगी, आप क्लियरली देख पा रहे हो कि भाई यहाँ पे कुछ काइनेटिक एनर्जी थी विच इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी फॉर ए पर्टिकुलर इंस्टेंट, और उस इंस्टेंट के जस्ट बाद क्या होगा, आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो वैनिश हो जाएगी, दैट कन्वर्टेड कंप्लीटली इनटू द काइनेटिक एनर्जी। लेकिन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑब्वियसली यहाँ पे होने वाला है, बिकॉज इंटरनल फोर्सेज जो है वो मोमेंटम को तो कंजर्व रखते हैं बट दे रीडिस्ट्रीब्यूट द वेलोसिटीज। ये हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं जब हमने लॉज ऑफ मोशन डिस्कस किया था, राइट। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट आपकी सही है कि काइनेटिक एनर्जी का सम दैट शुड बी कांस्टेंट क्वांटिटी ड्यूरिंग कोलिजन, जब आपका कोई भी पोटेंशियल एनर्जी इन्वॉल्व नहीं है सिस्टम में, वो एक हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर कोलिजन्स हो रही हैं, तो ना ग्रेविटेशनल उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी, बिकॉज बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन सारी क्या है एक लेवल में ही आपकी हो रही है, ओके। लेकिन ड्यूरिंग कोलिजन आप क्या कह सकते हो कि ड्यूरिंग कोलिजन आपका होगा क्या, बेसिकली समेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कांस्टेंट, राइट। In other words, you can say that the mechanical energy will be constant always, right? Okay. तो यहाँ पे ये कोई कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए कि आपको ड्यूरिंग कोलिजन से रिलेटेड कोई अगर क्वेश्चन पूछा जाए, चाहे वो कोलिजन आपकी इलास्टिक हो, इन इलास्टिक हो, किसी भी तरीके की कोलिजन हो, तो वो आपको क्या देखना है कि ड्यूरिंग कोलिजन जो है वो चीजें अलग होती हैं हमेशा, राइट। तो देखिए ये हमने एक तरीके की कोलिजन को देखा जो कि कौन सी वाली कोलिजन आ गई, इलास्टिक कोलिजन आ गई, राइट। अब दूसरे केसेस डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे दोनों ऑब्जेक्ट्स थे, ये कंबाइन हुए और ये आगे कंप्लीटली सेपरेटेड हो गए, लेकिन इनकी जो शेप है दैट इज कंप्लीटली रिस्टोर्ड। नाउ व्हाट विल हैपन इफ इट इज नॉट रिस्टोर्ड, ओके, तो दैट विल बी द सेकंड केस, राइट। तो बेसिकली होगा क्या कि ये दोनों ऑब्जेक्ट हैं, बिफोर कोलिजन कुछ ऐसे थे, ड्यूरिंग कोलिजन ये इनका शेप ऐसे आ गया, और आफ्टर कोलिजन क्या है, इनका थोड़ा सा क्या है शेप जो है रिस्टोर होगा, लेकिन ज्यादा रिस्टोर नहीं होगा, ये डिफॉर्म्ड ऑब्जेक्ट की तरह मूव करेंगे इस तरीके से। तो जब हम बात करते हैं कि ये रिस्टोर नहीं करा कंप्लीटली अपनी शेप को, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इन इलास्टिक कोलिजन कहते हैं। तो बेसिकली इसको हम एक नाम से डिफाइन करते हैं, पार्शियली इन इलास्टिक, राइट। आपको समझ आ जाएगा क्योंकि पार्शियली मैं यहाँ पे क्यों कह रहा हूँ। थर्ड केस जब हम डिस्कस करते हैं तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या आती है कि ये दोनों ऑब्जेक्ट तो ठीक है, ये मूव कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ड्यूरिंग कोलिजन ऐसे रहा, लेकिन आफ्टर कोलिजन होने क्या वाला है कि दोनों ऑब्जेक्ट जो है वो डिफॉर्म्ड कंडीशन में ही एक साथ मूव करने लग जाते हैं, राइट। इट मींस देखिए जैसे ही कोलाइड हुए, डिफॉर्म तो हुए दोनों ड्यूरिंग कोलिजन,
लेकिन इनमें स्प्रिंग मास सिस्टम जैसी कोई चीज आप कंसीडर ही नहीं कर सकते जिससे कि ये कंप्लीटली एक इलास्टिक सिस्टम बन पाए। इट्स नॉट एन इलास्टिक सिस्टम, रिस्टोर नहीं कर पा रहा है कंप्लीटली अपनी शेप को। दैट्स व्हाई वी डिफाइन इट टू बी इनइलास्टिक कोलिजन। अब ये पार्शियली है बिकॉज कि कुछ हद तक इन्होंने अपना ट्राई किया अपना शेप जो है वो रीगेन करने का, लेकिन कंप्लीटली नहीं कर पाए। दैट्स व्हाई वी डिफाइन इट टू बी पार्शियल। नाउ यहाँ पे जो डिफॉर्मेशन यहाँ था, दैट्स द सेम डिफॉर्मेशन इन हेयर ऑल्सो एंड दे मूव टुगेदर। तो इस तरीके की जो प्रॉब्लम है जिसको हम बोलते हैं कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन। अब यहां पे बात करते हैं कि इन प्रॉब्लम्स को कैसे सोल्व किया जाए, राइट। तो देखिए यहां पे हमने बात करी मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन की और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब देखिए फोर्स यहां पे भी आपका जीरो रहेगा, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, सब में क्या है इंटरनल फोर्सेस की वजह से कोलिजन में जो वेलोसिटीज का जो रीडिस्ट्रीब्यूशन है वो हो रहा है। इट मींस F external is equal to 0। तो बेसिकली दोनों इक्वेशंस में, दोनों तरीके की प्रॉब्लम्स में आपका P जो है, P वेक्टर जो है, मोमेंटम जो है, दैट विल बी कंजर्व्ड, और यू कैन से कंजर्व्ड, और इट कैन बी ए कांस्टेंट वैल्यू, राइट। ओके, सो इट विल बी ए कांस्टेंट वैल्यू, मोमेंटम इज कंजर्व्ड इन दिस केस। नाउ देखिए इसको हमने स्प्रिंग मास सिस्टम से बता दिया कि दोनों ऑब्जेक्ट कंप्लीटली इलास्टिक है, बिकॉज देखिए स्प्रिंग जब स्ट्राइक करेंगे तो वो अपनी पोजीशन को रिस्टोर कर देते हैं हमेशा, राइट। दैट्स व्हाई वी डिफाइन इट टू बी इलास्टिक। और स्प्रिंग मास सिस्टम में हमेशा आपका जो फोर्स है दैट विल बी ए कंजर्वेटिव फोर्स, राइट। अब यहां पे आप क्या देखोगे कि इस केस में आप स्प्रिंग मास सिस्टम से डिफाइन ही नहीं कर सकते, ये इसमें डिफॉर्मेशन आ गया। इट मींस इट्स नॉट द केस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस, इसमें आपका आ जाता है नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, राइट। तो यहां पे हमने बात करी किसकी, अगर मैं यहां पे लिखता हूं, सो दिस इज योर कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्सेस का केस है यहां पे, ड्यूरिंग कोलिजन की मैं बात कर रहा हूं, राइट। और यहां पे आपका डिफॉर्मेशन भी आ गया, और ये नॉन कंजर्वेटिव यहां पे फोर्स आ गया। जब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की बात करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी कंसेप्ट विल नॉट बी डिफाइंड फॉर दिस पर्टिकुलर केस। तो जब पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन ही नहीं होता तो हमने चेक किया था कि इस केस में मैकेनिकल एनर्जी डिफाइन ही होती है। टोटल एनर्जी विल बी कंजर्व्ड बट देयर विल नॉट बी एनी इंटरकन्वर्जन बिटवीन द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी विल नॉट बी कंजर्व्ड, राइट। सो यहां पे आप क्या कह सकते हो, that kinetic energy plus potential energy will not be a constant value, right। अब because यहां पे देखिए kinetic energy यहां पे कुछ थी, यहां पे कुछ है, it means दोनों सेम नहीं है, right। because हमने यहां पे देखा यहां पे potential energy 0 था, यहां के केस में आप कह सकते हो कि kinetic energy plus potential energy will not be equal to constant value। it means अगर आप ये वाला भी रूल लगाते हो ना कि आपका जो काइनेटिक एनर्जी का जो समेशन है दैट शुड बी ए कांस्टेंट वैल्यू, दैट विल आल्सो नॉट बी वैलिड फॉर दिस पर्टिकुलर केस, राइट। अब यहाँ पे देखिए कि आपका जो काइनेटिक एनर्जी है वो कंजर्व नहीं है, तो एनर्जी कंजर्वेशन तो लगेगा ना। तो जो एनर्जी है, जो काइनेटिक एनर्जी जो चेंज हुआ, जो ओब्वियसली डिक्रीज करेगा जब कोलिजन होगी, बिकॉज यहाँ पे कुछ एनर्जी जो है वो आपकी हीट में चली जाती है, राइट। तो इसमें हमने देखा था नॉन कंजर्वेटिव केस में हीट हो सकता है, या फिर साउंड हो सकता है, या फिर इवन लाइटनिंग भी आपके सिस्टम में देखने को मिल सकती है जब दो ऑब्जेक्ट जो हैं वो इनइलास्टिकली अगर एक दूसरे पे स्ट्राइक करते हैं। तो आपके मन में कोई भी डाउट नहीं आना चाहिए कि अगर हम डिस्कस करें कंप्लीटली इलास्टिक कोलिजन, उस केस में आपको कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम भी लगाना है और कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी भी आपको वहां पे लगाना है। अब बात करते हैं अगर पार्शियली इलास्टिक कोलिजन और पार्शियली इनइलास्टिक कोलिजन, पार्शियली और यू कैन से कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन, तो उस केस में आपको क्या करना है, ओनली आपका वैलिड रहेगा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मैकेनिकल एनर्जी विल नॉट बी कंजर्व्ड फॉर दिस पर्टिकुलर केस। तो यहाँ पे एक ही इक्वेशन है आपके पास डील करने के लिए, जो कि क्या है, ये इक्वेशन है, यही से ही आप प्रॉब्लम सोल्व करोगे इन दोनों पर्टिकुलर केसेस में। तो बेसिकली पहचाना कैसे जाए कि ये इनइलास्टिक कोलिजन है या फिर एक इलास्टिक कोलिजन है। तो देखिए अगर इनइलास्टिक, कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन की तो आपको पहचान पता ही चल गई, बिकॉज दे आर मूविंग टुगेदर, राइट। और इन दोनों प्रॉब्लम्स में आपको पहले से ही दिया जाएगा कि दे कोलाइड इलास्टिकली और इट इज ए पार्शियली इनइलास्टिक कोलिजन, तो वो आपको पहले से ही बताया जाएगा।
प्रॉब्लम में कि वो एक साथ दोनों मूव करते हैं या फिर अलग अलग हो जाते हैं, और कोलिजन आपकी क्या है, इलास्टिक है, इनइलास्टिक है, तो वो आपका गिवन रहेगा हमेशा प्रॉब्लम्स में। लेकिन ये केस को आपको खुद को पहचानना पड़ेगा कि दोनों ऑब्जेक्ट एक साथ मूव कर रहे हैं, इट मींस इट्स एन एग्जांपल ऑफ योर यू विल से इट्स द एग्जांपल ऑफ इनइलास्टिक कोलिजन। ओके, और आपको एक ये भी चीज चेक करनी पड़ेगी कि क्या काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड है दोनों केसेस में, राइट? अगर दोनों केसेस में काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड, इट मींस दैट द केस ऑफ योर इलास्टिक कोलिजन, अदरवाइज इट इज एन इनइलास्टिक कोलिजन। तो वो भी आपका क्रॉस चेक कर सकते हो, राइट? कि आपके मन में डाउट हो कि दोनों एक साथ जाएंगी तो क्या रियल में ये इनइलास्टिक कोलिजन है? आप काइनेटिक एनर्जी देख लीजिए दोनों साइड में, अगर आपकी कंजर्व नहीं है इट मींस इट इज एन इनइलास्टिक कोलिजन। तो तीन तरीके की आपने यहाँ पे कोलिजन देखी, इनइलास्टिक कोलिजन और इलास्टिक, और इसमें दो तरीके की यहाँ पे आ गई। अब एक इंपॉर्टेंट कोलिजन और होती है जो कि स्पेशल काइंड ऑफ कोलिजन आप कह सकते हो। तो आपको देखने को मिलेगा एक नाम जिसको बोलते हैं हेड ऑन कोलिजन। तो हेड ऑन कोलिजन की एक पहचान होती है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि एक ऑब्जेक्ट यहां है जो कि रेस्ट में है, दूसरा ऑब्जेक्ट जो है वो मूविंग कंडीशन में है और वो इसके साथ स्ट्राइक करेगा। लेकिन स्ट्राइक करेगा कैसे? सेंटर टू सेंटर। कोलिजन होगी हमेशा सेंटर टू सेंटर, इस तरीके से सेंटर टू सेंटर कोलिजन। ये आपका रेस्ट में और ये आपका मूविंग कंडीशन में। तो हमेशा इस तरीके की कोलिजन को हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं? हेड ऑन कोलिजन। तो बेसिकली हम स्पेशल केसेस कंसीडर करेंगे इनके अंदर और हेड ऑन कोलिजन को भी देखेंगे कि हेड ऑन कोलिजन के केस में आपकी प्रॉब्लम जो है वो किस तरीके की होने वाली है, राइट? तो हेड ऑन कोलिजन आपकी कैसे भी हो सकती है, 1D में हो सकती है, 2D में हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि एक ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट में रहता है और दूसरा ऑब्जेक्ट इसको स्ट्राइक करता है सेंटर टू सेंटर लाइन के अलोंग, राइट? तो इस तरीके की प्रॉब्लम को हमने बोल दिया हेड ऑन कोलिजन। तो बेसिकली ये चार तरीके की यहाँ पे कोलिजन्स हम काफी यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बेसिकली फोकस करेंगे इनइलास्टिक कोलिजन्स पे, देन वी विल मूव टू द इलास्टिक कोलिजन, राइट? सो आई होप कि आपको काफी अच्छे से समझ आया होगा कि ड्यूरिंग कोलिजन आपका बेसिकली होता क्या है और इलास्टिक कोलिजन और इनइलास्टिक कोलिजन किस तरीके से हम डिफाइन करते हैं, और इलास्टिक कोलिजन के केस में why we say that the mechanical energy will be conserved but not in the case of inelastic collision, right? Because we can consider the elastic collision as an example of, or you can say in terms of the spring mass system, right? Okay, so I hope कि आपको यहाँ पे काफी अच्छे से यहाँ पे जो concept है ये आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे, and we will meet in the next video with the inelastic collision. So thank you.